नमस्कार। अविरल ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लड़की जिसकी मैंने हत्या कर दी। यह कहानी MSD 12 के अंतर्गत आती है और ये जो कहानी है ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है जिसके लेखक हैं आनंद। आइए इस कहानी पर चर्चा करते हैं। कन्नड़ कथाकार आनंद ने इस कहानी द्वारा भारतीय समाज को विवेकशीलता, सहृदयता से देखने का नजरिया बनाने का प्रयास किया है। यह कहानी फ्लैशबैक में लिखी गई है। नरेटर यानी लेखक की प्राचीन भारतीय शिलाशिल्पों में गहरी रुचि होने के कारण अध्ययन करने के लिए वह तत्कालीन मैसूर प्रांत में 1931 में यात्रा पर गया। नागवल्ली नामक एक गांव में वहां के प्रभावशाली व्यक्ति जो कि मुख्य के समान ही थे, श्री करियप्पा के घर वो ठहरे। करियप्पा ने उदार भाव से उनका स्वागत किया, जिससे नरेटर को भारतीय जीवन मूल्य के अतिथि देवो भव का भाव आया। लेखक ने विस्तार से इस आतिथ्य का वर्णन भी किया है। इस संदर्भ में कहानी के अंश को देखा जा सकता है। बरामदे की बगल में ही एक कमरा था। घर के नौकर ने उसका दरवाजा खोलकर सफाई करके चटाई बिछाकर एक दीपक लाकर रख दिया। गाड़ीवान ने मेरा सारा सामान उस कमरे में रख दिया। उसका पैसा चुकता करके मैंने उसे भेज दिया। करियप्पा बोले, अब आप कपड़े बदल सकते हैं। मैंने कमरे में जाकर कपड़े उतारे और धोती कमीज बदल कर आ गया। इतने में किसी ने भीतर से गर्म पानी लाकर धर दिया। मैंने हाथ पांव और मुंह धोया। आधे घंटे में भोजन भी निपट गया। बाद में बरामदे में पान सुपारी चबाते हुए बैठे रहे। मैंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। मेरा उनका घर में ठहरना उनके लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात थी। उनकी हर बात से झलक रहा था। बातों ही बातों में उनका परिचय मिला। खाता पीता घर था। 400 रुपए लगान देते थे। घर भी खूब बड़ा सा बना रखा था। गांव भर में सबसे बड़ा घर था। सबसे बढ़कर उनकी निष्कपट नम्रता ने मुझ पर प्रभाव डाला। यह गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आया होगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मुझे लगा कि उनके घर में मेरा खूब सेवा सत्कार होगा। इस कहानी के नरेटर यानी कि लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी को पत्र के माध्यम से जानकारी देते हैं। नागवल्ली गांव में थोड़े आराम के बाद एक विस्तृत पत्र अपनी पत्नी को लिखा, क्योंकि उस समय पत्र ही संदेश भेजने का प्रमुख माध्यम था। 25-30 वर्ष पहले की कविताओं और गीतों में भी चिट्ठियों का संदर्भ आता है। लोकगीतों में तो कबूतर, तोते और चिट्ठियों का ही संदर्भ है। पत्र लिखकर लेखक उसे डाक पेटी में डालना चाहता है, परंतु डाक पेटी कहाँ है उसे पता नहीं। बाहर लेख निकलने पर उसने एक लड़की को देखा। उससे डाक पेटी के बारे में पूछा। लड़की आग्रह करके वह पत्र लेटर बॉक्स में डालने के लिए ले जाती है। संवाद के इसी क्रम में लड़की का संक्षिप्त नाम सामने आता है, चेन्नी। चेन्नी अर्थात चेन्नम्मा। यह पूरी की पूरी कहानी चेन्नी के आसपास घूमती है। लेखक चेन्नी का प्रथम परिचय देते हुए लिखते हैं, वह जरा मुस्कुराई। गांव की उस बच्ची की विनयशीलता और सरलता देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। चेन्नी के मधुर और सौम्य स्वभाव का परिचय देते हुए लेखक ने लिखा, चेन्नम्मा जन्म से ही मुस्कुराहट लेकर आई होगी। मैंने जब भी देखा उसके सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। वह मृदु स्वभाव से इधर उधर घूमती, कोपलों में घुसकर फूलों के गुच्छों से होती हुई परिमल के से परिपूर्ण ठंडी बहार के समान हृदय में नन्ही तरंगे उठाने वाली सरल मुस्कान थी। आंधी में फंस जाए तो केवल धूप मिलती है, आंख और मुंह में मिट्टी भर उठती है। उसमें सौरभ नहीं रहता। गांव की उस लड़की की हंसी, ओह, वह तो मल्लिका के फूल के समान थी। मल्लिका के फूल की शुभ्रता का क्या कहना, कैसा परिमल। चेन्नम्मा के व्यक्तित्व में सुंदरता, सहजता और सहृदयता का संयोग है, जो कठिनाई से ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद चेन्नई के जीवन की अंधविश्वास की कोख से हुई विडंबना का पता चलता है। रात के अंधेरे में चेन्नई नरेटर के कमरे में आती है, तो नरेटर को पता चलता है कि वह बसवी है। इस प्रसंग को समझने के लिए सीधे कहानी का यह अंश देखते हैं। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बसवी हूं। क्या? क्या? क्या कहा? मुझे बसवी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बसवी?
बसवी इसके माने भगवान के नाम पर छोड़ दिया है? मैंने पूछा। भगवान के नाम पर छोड़ दिया है? किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया है? मालिक, आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब मेरे माता पिता ने मरडी भगवान के नाम मन्नत मांगी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक। यूं ही रहोगी? हाँ मालिक। इन संवादों से हमारे समाज में बच्चों के प्रति चिंता और अंधविश्वास से जुड़े रहने का पता चलता है। बेटी बीमार है इसलिए माता पिता उसके जीवन के लिए चिंतित हैं। उनकी अभिलाषा है कि बेटी ठीक हो जाए। वे मन्नत करते हैं कि बेटी बच जाएगी तो वह उसे बसवी बना देंगे। बसवी देवदासी से मिलती जुलती प्रथा थी। यहाँ ये दृष्टव्य है कि किसी प्रकार धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों का शोषण किया जा रहा है। लेखक रेखांकित करना चाहता है कि क्या माता पिता ने ईश्वर से उसका जीवन इसलिए मांगा था कि बसवी बनाकर रोज रोज मरने के लिए छोड़ दे, वह भी ईश्वर के नाम पर। यहाँ प्रश्न यह है कि ईश्वर एक बच्ची के लिए बसवी जैसे जीवन की सृष्टि क्यों करेगा? यह धर्म या आस्था का नहीं बल्कि अंधविश्वास का मामला है। लेखक स्त्रियों के प्रति इस कुरीति पर प्रहार करता है। कथा के क्रम में अपनी पत्नी की याद, लेखक के भीतर अपनी पत्नी के प्रेम के प्रकटीकरण के साथ स्त्री मात्र के प्रति उसके सम्मान का भाव भी है। लेखक इस बात से आहत है कि एक भावनाओं और सपनों से भरी बच्ची को बसवी बनाकर लोगों की सेवा करने के लिए प्रस्तुत करने में गरिमा और संदेश का अनुभव करने वाली कुप्रथा ईश्वर को कलंकित करने की कोशिश है। नरेटर चेन्नई से एक लंबा संवाद करता है। नरेटर परंपरागत ढंग से चेन्नम्मा को समझाना चाहता है कि उसके भीतर धर्म और ईश्वर का गलत भय पैदा किया गया है। वह कहता है, तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत ही खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वह मान ही है। तुम लोगों को उसे ऐसे ही नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। चेन्नम्मा प्रतिवाद में उसके भीतर भर दी गई सीख को बताती है। वह कहती है, मालिक, तो शादी वाली स्त्रियों के लिए जिनके पति हैं आपकी बात ठीक है। वे हमारी जैसी हो जाएं तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही। लेखक उसे पुनः समझाते हुए कहता है, अरे चेन्नम्मा, तुम समझती नहीं। सुनो, भगवान के नाम पर यदि स्त्रियां अपना मान ही खो दे तो क्या वो उसे पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तो भगवान की सेवा करो, कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार मान नहीं गंवाना चाहिए। चिन्निम्मा इसका उत्तर देते हुए पुनः कहती है, मालिक, आप जैसे कुलीन ही हमारे लिए भगवान है। आपकी सेवा ही हमारा पुण्य है। लेखक इस प्रथा पर चिंतन करते हुए कहता है कि भगवान को खुश करने के नाम पर स्त्रियों और बच्चियों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है। माता पिता क्यों अंधविश्वास में पड़कर अपने हाथों से अपनी ही बेटियों को अंधविश्वास की बलि चढ़ा देते हैं? मन्नत के नाम पर बच्ची का अस्तित्व दिन प्रतिदिन मर रहा है। विडंबना यह है कि चेन्नम्मा भी मानती है कि वह जो कर रही है वह ठीक कर रही है, क्योंकि अंधविश्वास का जहर उसकी रग रग में घोल दिया गया है। वह इस घृणित प्रथा को ईश्वर की सेवा मानकर जिया जा रही थी। रीति रिवाज के नाम पर माँ बाप ने खुद ही बेटी की बलि चढ़ा दी। लंबे तर्क वितर्क के बाद चिन्नम्मा नरेटर की बात को का मर्म समझ जाती है। उसे इस बात का बोध हो जाता है कि उसे भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है। वह भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान अपनी संतान में कोई ऐसा कर्म क्यों कराए जिसके मान सम्मान और आत्मा को क्षति पहुंचती हो? चिन्नम्मा को सत्य का बोध हो जाना ही इस कहानी का सुखद अंत है, लेकिन अपनी पूर्णता में यह कहानी दुखांत है, क्योंकि सत्य का बोध होने पर सुबह कुएं में चिन्नम्मा की लाश मिलती है। इस घटना से लेखक स्तब्ध रह जाता है। वह क्या करे उसे समझ नहीं आता। वह इस बात से तो खुश था कि उसने एक बच्ची को नारकीय जीवन से उभार लिया है, लेकिन यहाँ तो इस तरह की घटनाओं में जैसा होता है वैसा ही चिन्नम्मा के साथ भी हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चिन्नम्मा ने आत्महत्या की थी। वह एक घृणित प्रथा की बलि चढ़ गई। आत्महत्या नहीं, बल्कि यह एक हत्या थी।
माता पिता की घृणित प्रथा के निरी शिकार का हिस्सा वह भी बनी और अपना जीवन खो बैठी। यदि चिन्नम्मा बसवी बनकर रहने से इनकार कर देती तो अंधविश्वास में डूबा समाज उसे जीने नहीं देता। इसलिए मृत्यु उसकी चाहत नहीं, विवशता बन गई थी। लेखक को आत्मग्लानि है कि यदि उसने चिन्नम्मा को न समझाया होता तो शायद वह मृत्यु का वरण न करती। यह नरेटर यानी कि लेखक के भीतर का की मनुष्यता बोल रही है। कहानी का शीर्षक भी इस आत्मग्लानि का बोध कराता है। कहानी की अंतिम पंक्ति इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी घटना पर लेखक की पत्नी लक्ष्मी की क्या राय होगी, क्योंकि वह भी एक स्त्री है और एक स्त्री के दुख, बसवी की प्रथा और एक युवती की अकाल मृत्यु पर एक स्त्री की प्रतिक्रिया ही उसका सच्चा आंकलन होगा। उम्मीद की जा सकती है कि लक्ष्मी में अपनी पति की तरह ही विवेक और आदर्श होगा और मनुष्यता और आस्था का विवेक और आदर्श स्थापित रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अपने विचार और अपने रिस्पॉन्स आप चाहें तो हमें चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से निवेदन है, लेटेस्ट अपडेट के लिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। धन्यवाद।